कल की अगर हम बात करें, जब हमने इस मैच पे बात की तो हमने ये डिस्कस किया था कि वेस्ट इंडीज ने जो देखा है कि उनकी टेल ने जिस तरह रन्स किए हैं, बड़े शॉट मारे हैं, सामने खेले हैं, अपनी लॉन्ग लीवर्स को यूज किया है, कदमों का भी इस्तेमाल किया है, तो हमें उनकी बैटिंग में बिलाशुबा तब्दीली नजर आई। 9 रन की जो उनकी थोड़ी सी लीड थी, उसके बाद आके जिस तरह क्रेग ब्रैथवेट ने बारी ली है, उन्होंने एक तेज 50 रन किए हैं। इस पिच के ऊपर अगर देखा जाए तो ये बड़ी जारहाना बैटिंग थी जो उन्होंने की है। और उसके साथ फिर जितने भी बाकी भी आते रहे प्लेयर्स, उन्होंने जो है ना अपने स्ट्रोक्स खेले हैं। और अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो काफी पॉजिटिव क्रिकेट खेलती रही है, कदमों का इस्तेमाल भी किए और साथ साथ बड़े हिट लगाने की कोशिश भी करते रहे हैं। वो काफी बाउंड्रीज उन्होंने समेटी। और उनकी जो टेल है, वहां पर जाकर आपको ये एहसास होता है कि आपके पास कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है, कोई जेन्युइन रिवर्स स्विंग वाले बॉलर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, जहां पर जाकर आपको ऐसा लगता है कि यार ये अब टेल फंस गई है, अब ये आउट नहीं हो रहे। आप उनकी गलती का वेट करते हैं बजाय कि उन्हें कोई ऐसे गेंद पे आउट किया जाए जिसका उनके पास कोई जवाब ना हो। तो पाकिस्तान के लिए जो कह लें कि जो एक वो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में जब कमेंटेटर्स कहते हैं ना कि बहुत ही शानदार गेंद हो, तो कहते हैं जैफर। तो ये जैफर जो है ना, वो पाकिस्तान के पास करने की एबिलिटी और पेस जो है वो आपको नजर नहीं आती उस तरह से जो पहले हुआ करती थी। यानी शोएब अख्तर है तो ये काम कर सकते थे, वकार भाई ने किया बड़ा अरसा, वसीम भाई ने किया बड़ा अरसा। के बाद आने वाले जेन्युइन फास्ट बॉलर जो थे वो टेल को तंग करते रहे, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, उमर गुल के यॉर्कर हो, मोहम्मद आमिर हो। ठीक है, ये लोग अपने फास्ट बॉलिंग के थ्रू, वहाब रियाज भी बाउंसर ये यॉर्कर्स वगैरह करते रहे, ये जुनैद खान वगैरह, ये रिवर्स स्विंग ठीक ठाक तगड़े बॉलर्स थे, नहीं रन करने देते। लेकिन लेटली हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका में हमारे फास्ट बॉलर्स भी और यहाँ पर स्पिनर्स भी, हमें टेल के अगेंस्ट इश्यूज हुए हैं, टेल की पार्टनरशिप्स हुई हैं और टेल जो रन करती है वो वाकई दुखते हैं। यानी 90 पे 9 आउट के बाद 164 करा लेना इस पिच के ऊपर, फिर सेकंड इनिंग्स में 100 पे 1 आउट, उसके बाद कह लीजिए कि 5 विकेट 126 पे गिर जाना और फिर 250 के करीब रन करा लेना। आखिरी पांचों प्लेयर्स ने रन किए हैं 35, 20 समथिंग, 18, तो ये बहुत रन है आखिरी 4-5 प्लेयर्स की तरफ से। तो पाकिस्तान को ये देखना है कि अपनी बॉलिंग जो है उसकी एबिलिटी टू गेट आउट द टेल या टेल को वाइप आउट करने वाली जो बॉलिंग है, उस एबिलिटी को अपने एनहांस करें, जिसमें पेस आपको चाहिए, आपको यॉर्कर्स चाहिए, रिवर्स स्विंग चाहिए। क्योंकि स्पिनर, अच्छा लेग स्पिनर हो जिसकी गेंद समझ ना आती हो, वो तो एबिलिटी रखता है, लेकिन ये जो फिंगर स्पिनर्स हैं इनके लिए टेल आउट करना इतना आसान नहीं होती हमेशा। और हमारे जो मिस्ट्री स्पिनर है वो भी, मतलब इस विकेट पे भी वो ऐसे थ्रेटनिंग नहीं लग रहे। ये होता ना कि यार टेस्ट क्रिकेट में वैसे मिस्ट्री स्पिनर्स को हमने कम ही इफेक्टिव देखा है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में टाइम होता है प्लेयर्स के पास, उन्हें कोई जल्दी नहीं होती, तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो फिर मिस्ट्री स्पिनर्स का वो इफेक्ट नहीं होता जो जल्दबाजी में बैट्समैन उन्हें गलतियां करके आउट होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल एक तगड़ा चैलेंज वेस्ट इंडीज ने पोस्ट कर दिया पाकिस्तान को, 4 आउट भी कर लिए और अभी 178 रन करने हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि जो स्पिन विकेटों पे जो लड़के रन कर रहे हैं उन्होंने तो अभी बैटिंग करनी है। यानी कि साउथ शकील खेल रहे हैं, आगा सलमान स्पिनर पे अच्छा खेलते हैं, ऑल्दो कि पिछली कुछ इनिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं गई हैं, लेकिन स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। इसी तरह रिजवान है जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये वो पाकिस्तान के लिए कह लें कि जो ब्राइटर साइड ये है कि वो जो 3 प्लेयर अच्छा खेलते हैं स्पिनर को, उन्होंने भी खेलना है। तो ये इन्हीं तीनों के ऊपर बात है। अगर ये पार्टनरशिप्स लगाते हैं, कोई इनमें से एक लंबा स्टे करता है और थोड़ी सी सपोर्ट उस बाकियों से मिलती है, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल, बट इट इज ओनली मैटर ऑफ कि पार्टनरशिप्स लगे, क्योंकि टाइम तो मैच में बेबहा पड़ा है, फैसला इसका कल ही हो जाना। इसके अंदर पहले दिन 20 विकेटें गिरी हैं, दूसरे दिन 14 विकेटें गिरी हैं और अब टोटल 6 रह गई, बाकी या 6 विकेटें होनी है या 178 रन होने हैं। तो तगड़ा चैलेंज तो ये पाकिस्तान को हो गया। और बहरहाल शान मसूद आउट हुए, बॉल लगी उन्हें पैड के सामने, नया बॉल है, आप बैट पैड इकट्ठा करके खेल रहे हो, पता भी है इस पिच के ऊपर स्पिनर बॉल कर रहा है तो एवरी चांस के बॉल स्किड कर सकता है अंदर। तो फ्रंट लेग को फ्री करना, उस तरह से खेलना, वो नजर नहीं आते उस तरह से खेलते हुए। हुरैरा जो है उन्होंने बीच से रिवर्स स्वीप मार दी, ठीक है, और वो लाजमी अपने आप से खुश नहीं होंगे जो शॉट हुरैरा ने किया। फिर कामरान गुलाम ने जो शॉट मारा, हाई रिस्क शॉट था, उनकी रेंज इतनी नहीं है। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने निकल के अगेंस्ट द स्पिन खेला है क्योंकि उनके लीवर्स बहुत लंबे हैं, उनकी रेंज बहुत ज्यादा है। कामरान गुलाम की रेंज इतनी नहीं है,
वो कोई ज्यादा दराज कद नहीं है, उन्होंने भी निकल के वही रिपीट करने की कोशिश की, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं वहां तक। वो बॉल टर्न हुआ और वो एज हो गया। और बाबर जो है वंस अगेन इस बार वो सेट जरूर हुए थे 30+ पे, लेकिन इस इनिंग्स को भी वो ज्यादा लंबा नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। सो आई थिंक उनके कंसर्न्स अपनी जगह हैं, इन मुश्किल पिचेस के ऊपर उन्हें कुछ करना पड़ेगा, अपनी बैटिंग में कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए एक तगड़ा चैलेंज है। और देखिए ये पहला मैच है जो स्पिनिंग ट्रैप पे, जिसपे पाकिस्तान कह ले कि टॉस हारा है। और यही हमने देखा था कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीते तो इंडिया के लिए फिर मुसीबत पड़ गई, और वो भी 3-0 में वहां पे। सो टॉस बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर टीमें डिपेंड करने लगती हैं जब इस तरह की पिचेस होती हैं। तो पाकिस्तान को डेफिनेटली आगे जाके ये भी सोचना है किस टीम के खिलाफ हमने ये पिच बनाने हैं और किस टीम के खिलाफ ये पिच नहीं बनाने, और जब जब बनाने हैं, जो कि ज्यादातर बनाने हैं, तो अपनी बैटिंग कैसे इंप्रूव करनी है।